हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो फ्यूचर जोन क्लास का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सबों का चहेता AK सिंह। आज थर्मोडायनेमिक्स में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डील करने चल रहे हैं। टॉपिक है लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसके हर एक बारीक चीज़ों को ढंग से समझेंगे, क्या है स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। वीडियो पूरा देखें, छोटा सा वीडियो बनेगा, पूरा देखें, मज़ा आने वाला है। लेटेंट हीट अगर हिंदी में पढ़ें तो गुप्त ऊष्मा। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे क्या होता है गुप्त ऊष्मा। जब भी पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि जब भी कभी किसी भी सिस्टम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, अगर उसका फेज चेंज कर रहे हो, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ऐसे अगर आप बना रहे हो तो उसके फेज चेंज के प्रोसेस में, फेज चेंज मतलब चेंज ऑफ स्टेट, जितना देर तक उसका फेज चेंज होता है उतना देर आप उसमें चाहे कितना भी हीट दो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो आप सिंपल कह सकते हो कि ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस हीट सप्लाइड और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। द हीट गिवन टू द सिस्टम during phase change process is called latent heat. And latent heat per unit mass is called specific latent heat. Latent heat per unit mass is called specific latent heat. तुमसे कोई सिंपल पूछे कि व्हाट इज लेटेंट हीट, तो कह देना कि ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस, ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं सिस्टम को या जो हीट खींचते हैं वही हीट क्या होता है, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। दैट इज आप कह सकते हो लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, specific latent heat is equals to latent heat by mass. लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का दो पार्ट होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब लिक्विड से वेपर बना रहे हो या वेपर से लिक्विड बना रहे हो। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू बाई दिस, मतलब लेटेंट हीट को जनरली हम दिखाते हैं L से स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज इक्वल टू Q बाई मास M। तो यहाँ से Q निकालते हो तो क्या हो जाएगा, M इंटू L, मतलब स्पेसिफिक लेटेंट हीट इंटू मास इज इक्वल टू लेटेंट हीट, जहाँ पर Q क्या है, लेटेंट हीट है, और L क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अगर कोई यहाँ से स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट खोजे तो क्या हो जाएगा, जूल पर केजी, SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट। क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई पर यूनिट मास, मतलब जूल पर केजी, जूल पर केजी। इतना आप इतना पहले लिखें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस, कल के भी क्लास में डिस्कस हमने करा था कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। जितना देर तक वो अपने स्टेट को चेंज करेगा, फेज चेंज करेंगे, उतना देर तक उसके टेम्परेचर रुके रहेंगे, उतना देर तक टेम्परेचर ना तो फॉल करेगा नहीं राइज करेंगे। फिर उसके बाद जब सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग करोगे
तब ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। पॉइंट डाल के लिख देना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल होता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब वेपोराइजेशन कब बनता है? लिक्विड से गैसियस। कल डिस्कस करे थे हम लोग लिक्विड से गैस, तो इसमें जो जाएगा उसको क्या बोलोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वापस से जब गैस से लिक्विड आएगा तो उसको बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब इसमें जितना हीट होगा प्लस के सेंस में, उतना ही हीट यहाँ पर होगा माइनस के सेंस में। हीट रिमूव कर दे रहे हैं तो गैसियस से वापस बन जा रहा है लिक्विड, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर किसी लिक्विड को कुछ पार्टिकुलर हीट दे करके, जैसे मान लो मेरे पास इतना सा वाटर था, इसको हम 100 जूल एनर्जी दिए तो पूरा पूरी बन गया गैस, मतलब वेपर। वापस से उस वेपर से अगर 100 जूल एनर्जी खींच ले तो वो बन जाएगा लिक्विड, मतलब बॉइलिंग वाटर बन जाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब लिक्विड से वेपर बनाने में जितना हमें हीट चाहिए उतना ही हीट अगर एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो वापस से उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। न्यूमेरिकली वैल्यू बराबर होंगे। फिर से लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, latent heat of melting is equals to latent heat of freezing। latent heat of melting is equals to latent heat of freezing। जैसे मान लो यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड से हम लिक्विड बनाने का कोशिश किए हैं, तो सॉलिड से लिक्विड ये क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड मेल्ट हो रहा है। मतलब लेटेंट हीट ऑफ जो मेल्टिंग हो रहा है, वापस से उतना ही हीट अगर उस लिक्विड से खींच ले तो वापस से बन जाएगा सॉलिड माइनस क्यू। तो जितना हीट दे करके हम सॉलिड से लिक्विड बनाए हैं उतना ही हीट अगर वापस से रिमूव कर ले तो बन जाएगा कौन चीज़? लिक्विड से फिर से सॉलिड। ये क्या है मेरा? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और ये कौन सा हीट है? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। क्लियर? इतना करें। नोट करके एक चीज़ डिस्कस कर लेंगे, काम का चीज़ है। फॉर वाटर, वाटर के लिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो आप मेल्टिंग कर रहे हो उसी को फ्यूजन में बोलते हो, फ्यूज करा रहे हो। लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या इसी को बोल रहे हो मेल्टिंग। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ये वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ध्यान दीजिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम, पहला पॉइंट। दूसरा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन इसको LF बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF। और यहाँ पर वेपोराइजेशन को बोलते हैं LV। और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 536, बट राउंड फिगर में लिखा जाता है 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब लिक्विड से वेपर बनाने के लिए पर ग्राम वाटर पर हमें 540 कैलोरी हीट देना पड़ेगा। और आइस फॉर्म से वाटर फॉर्म में लाने के लिए, जिसको आप फ्यूजन या मेल्टिंग बोल रहे हो, पर ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट अपने को सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? वापस से
वाटर के लिए आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पढ़ा है। वो कहाँ पढ़े हैं हम लोग? जब उसको हम लोग सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग कर रहे थे तब। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। 4200 जूल पर डिग्री पर केजी, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज़ और आप जानते हो, यहाँ साइड से लिख लेना, 4.2 जूल 1 कैलोरी होता है। ये चीज़ भी आप जानते हो, 4.2 जूल 1 कैलोरी होता है। इसका आप अलग अलग यूनिट में वैल्यू लिखना शुरू करो तो 4200 जूल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.2 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सी। 3 पॉइंट खत्म करके जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिए। किलो जूल किलोग्राम, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी। और 4.2 जूल को आप जानते हो 1 कैलोरी, तो क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सी, या 4.2 किलो जूल को हम कर सकते हैं 1 किलो जूल पर केजी पर 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सी, या इसको हम और वही डाल सकते हैं 1 किलो को कट देंगे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैल्यू उठाते हैं, जिसमें आप एक वैल्यू बस याद रखेंगे 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम, नहीं तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी। इसमें से यूनिट के साथ वैल्यू का प्लेसमेंट करा जाता है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही काम का चीज़ है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा लिख लो फॉर आइस। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस का वैल्यू जस्ट इसका आधा होता है 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सी। तो ये 3 डेटा, चूंकि लिक्विड अदर देन वाटर अगर है तो डाटा सप्लाई कर देगा क्वेश्चन आपको कि हमें किस वैल्यू को कहाँ पर कितना लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन वाटर के लिए दे रहा है और जनरली क्वेश्चन वाटर के लिए होते हैं तो ये डाटा आपको सप्लाई करके नहीं देगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है 80 कैलोरी पर ग्राम, वेपोराइजेशन हो रहा है 540 कैलोरी पर ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम, या इसमें से जो यूनिट आपको याद रहे रख लेना। जस्ट इसका आधा होता है आइस के लिए 2100 जूल पर कैलोरी पर ग्राम। इसको अगर लिखते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो ये तो डेटा आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में काम आएंगे। और एक आप ये जानते हो 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी। ओके, पहले इतना लिखे। अब जरा देखेंगे कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का आप ग्राफ चेक कर रहे हो किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक पहुंच करके। इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। वो ग्राफ क्या है जरा गौर से देखेंगे। हम यहां पर दिखा रहे हैं टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पर हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड। एक्स एक्सिस पर हमने हीट देना शुरू करा और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिखा रहा है। अब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम कितना बार फेज चेंज हो सकता है? 2 बार। सॉलिड से लिक्विड आएगा और एक बार लिक्विड से गैसियस बनेंगे, और वापस से हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वेपर से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो चाहे वो कोई भी सबस्टांस हो उसका टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बॉडी का केवल और केवल 2 बार ही फेज चेंज हो सकता है, ड्यूरिंग हीट सप्लाइंग, और वापस से 2 बार फेज चेंज हो सकता है ड्यूरिंग हीट एक्सट्रैक्शन।
और सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग कितने बार होगा? 3 बार, एक बार सॉलिड फेज में, एक बार लिक्विड फेज में और एक बार गैसियस फेज में। तो हमने किसी भी जनरल लिक्विड के लिए बात करा, सबसे पहले मान लो कि वो सॉलिड फॉर्म में है, उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करता है, किस टेम्परेचर पर बॉयल करता है। लेकिन वो हो सकता है कभी निगेटिव हीट भी हो, कभी निगेटिव टेम्परेचर भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको ओरिजिन अभी मान ही नहीं रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिस्कस करो तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? सबसे पहले वो सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में जब यहाँ पर आप आ गए, उस समय जब हीट दोगे तो ये क्या, कौन सा हीट है? सेंसिबल हीटिंग। अब जब सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म की तरफ आएगा, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म की तरफ आएगा, मतलब फेज चेंज हो रहा है। और जानते हो कि फेज चेंज प्रोसेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, हीट तो लेगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो फेज चेंज प्रोसेस में कैसा प्रोसेस दिखाई देगा आपको? ऐसा। हम बार बार कह रहे हैं कि ग्राफ कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी जा सकता है, निगेटिव से भी उठ सकता है। आप कंफ्यूज नहीं करोगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम ओरिजिन से ही उठा करके अभी फिलहाल दिखा रहे हैं। ये ग्राफ कहीं से भी आ सकते हैं, निगेटिव, इधर इधर कहीं से भी जा सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम जिस सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं वो कितना पर मेल्ट कर रहा है, कितना पर बॉयल कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर घटेंगे बढ़ेंगे। हम एक जनरल ग्राफ डिस्कस कर रहा है। अभी ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और इस सॉलिड फॉर्म में जो यहाँ पर आप हीट दे रहे हो, कैसा हीट होगा? सेंसिबल हीटिंग। अब यहाँ पर क्या है? ये फेज चेंज कर रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है। ये कौन सा प्रोसेस है? फेज चेंज हो रहा है। और फेज चेंज होकर कहाँ से कहाँ जा रहा है? सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म। अगर मान लो कि बर्फ पर डिस्कस करें तो बर्फ से ये पानी बनना शुरू हो रहा है, और उतना देर तक देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, इतना देर तक इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है, लगातार हमने हीट दिया। अब वापस से जब पूरा का पूरा बर्फ पिघल के पानी बन गया, वापस से वो गर्म होना शुरू होगा। अब इसमें क्या आ गया हुआ है? ये लिक्विड फॉर्म में, ये आ गए हुए हैं लिक्विड फॉर्म में। इस जगह जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो कौन सा हीट कहलाएगा? सेंसिबल हीटिंग। वापस से टेम्परेचर बढ़ रहा है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म से अब आगे बढ़ोगे तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? फेज चेंज। फिर यहाँ से फेज चेंज करेगा, मतलब फेज चेंज करेगा, मतलब इस बार क्या बन रहा है? लिक्विड से गैस बन रहा है। और एक बार जब गैस बन जाएगा तो कंटिन्यूसली इसके टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। तो आप गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में है, हीट हमने देना शुरू किया, लगातार टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेंसिबल हीटिंग। ये क्या है? सेंसिबल हीटिंग। और इसमें जो हम लोग क्यू देंगे वो क्या निकालेंगे? MS डेल टी, चूँकि सेंसिबल हीटिंग में लगातार टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ से जो आप देख रहे हो फेज चेंज, फेज चेंज में सॉलिड से लिक्विड बनना शुरू हुआ, उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये कैसा प्रोसेस है? फेज चेंज प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो आप हीट दोगे वो कहाँ से निकालोगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF इंटू मास M। आप जानते हो फेज चेंज प्रोसेस में क्यू कितना निकालते हो? LF इंटू M। वापस से देखो लिक्विड फॉर्म में है, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है? सेंसिबल हीटिंग। इतना दूर क्या हुआ है? सेंसिबल हीटिंग। वापस से इतना दूर ये सेंसिबली हीट हो रहा, लगातार हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहा है, हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहा है। और इस जगह से अगर हमें हीट निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे? M इंटू इसका अपना जो S होगा लिक्विड का, S ऑफ लिक्विड, यहाँ S ऑफ किसका होगा? सॉलिड, और इंटू डेल्टा टी। चूँकि सेंसिबल हीटिंग या कूलिंग में क्यों निकालते हैं? MS डेल टी से, MS डेल टी से। वापस से जब यहाँ आ गया फेज चेंज प्रोसेस हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, और इस जगह फिर से फेज चेंज करने के लिए जो यहाँ पर जो क्यू निकालोगे Q4, वो फिर से कैसे निकालोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू उस ऑब्जेक्ट का मास। ये हो गया फेज चेंज का हीट। और वापस से गैसियस में यहाँ पर ये
गैस बन चुका है और इसमें अगर आप देखोगे तो फिर से सेंसिबल हीटिंग होते रहेगा। तो आप गौर से देख सकते हो किसी भी सबस्टांस का 2 ही बार फेज चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड बार और लिक्विड से गैसियस में। बस मान लो अगर थोड़ी देर के लिए कि अगर पानी पर डिस्कस कर रहे हो, वाटर के लिए है, तो वाटर फर्स्ट टाइम सॉलिड से लिक्विड कब आता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मतलब ये टेम्परेचर है 0 डिग्री का और ये बॉयल होना शुरू हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है लिक्विड से गैसियस में 100 डिग्री पर। मतलब इसी कारण हम कह रहे हैं कि ये ओरिजिन नहीं है। आप देख लो टेम्परेचर 0 डिग्री यहाँ दिखा रहा है, बट ये यहाँ पर से हमें स्टार्ट करें हैं, मतलब ये नेगेटिव टेम्परेचर है, 0 डिग्री का टेम्परेचर ये है। तो वाटर के लिए ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे बनता, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे कुछ बनते, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाटर नहीं है, ये किसी भी जनरल लिक्विड सॉलिड का डिस्कस कर सकते हैं। तो आप यहाँ एक चीज़ इस ग्राफ से क्लियर कर सकते हो कि ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम 2 बार ही फेज चेंज हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम 2 बार ही फेज चेंज हो सकता है और वो 3 बार सेंसिबल हीट करवाएगा, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। सेंसिबल हीट में MS डेल्टी, फेज चेंज में ml, फिर से सेंसिबल हीटिंग MS डेल्टी, फेज चेंज में ml, फिर से सेंसिबल हीटिंग MS डेल्टी। यहाँ का भी क्यू अगर निकालोगे तो MS डेल्टी ही यूज करोगे, जहाँ पर S होगा गैस का, यहाँ का S होगा वो लिक्विड का, और यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होगा वो सॉलिड फॉर्म के होंगे। क्लियर? तो ये ग्राफ बहुत काम का है, इसको ढंग से करें। अब अगले क्लासेस में आएंगे तो इस पर न्यूमेरिकल्स लगाना सिखाएंगे और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बताएंगे। ओके, तब तक के लिए बस इतना ही, बाय।